नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और लेक्चर लेंगे डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। थोड़ी सी बातें पुरानी होंगी और थोड़ी सी हमारी आज नई बातें होंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो होगी, तो ध्यान से समझना। बड़ी वीडियो नहीं जाने वाली, थोड़ा सा और कनेक्टिविटी बिठाते हैं डेप्रिसिएशन को लेके। जो बातें आपने अपनी जूनियर क्लासेस में क्लास 11th में नहीं सीखी होगी, आज उन एडवांस बातों की और बातें करेंगे, पुरानी बातों को कनेक्ट करेंगे आज हम। ठीक है, देखिए हमने सीखा था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग मींस एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट ओवर ए यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ये सीखा था हमने। चार शब्द, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल एसेट, यूजफुल लाइफ, सिस्टमैटिक मैनर, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपनी पहली दो वीडियो में। वीडियो हो सकता है 30 मिनट की थी, 51 मिनट के आसपास की है। ध्यान रखना, इन वीडियो को देख लोगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये कक्षा 11वीं नहीं है, ये ऑब्वियस मतलब प्रोफेशनल कोर्स है और आने वाले टर्म्स में आपका बहुत हेल्प होने वाली है। अब देखो, यानी कि हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि मान के चलो हमने कोई मशीन खरीदी है और उसकी कॉस्ट कितनी मानी बेटा जी? हमने 1,00,000 रुपए मानी है। और यानी कि हम उस मशीन को कितने साल तक यूज करेंगे हमें पता नहीं है, बट हमने अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। बोलो हाँ या ना? हम 5 साल तक यूज करेंगे। कितने साल तक? 5 साल तक। इसे बोलते हो आप लाइफ। और फिर 5 साल बाद कितने की बेच दोगे? स्क्रैप वैल्यू। अगर स्क्रैप वैल्यू को पता लगा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो स्क्रैप वैल्यू क्या मान लोगे? 0। तो मेरे बेटा देखो, आपने एसेट खरीदी 1,00,000 की, 5 साल बाद बेच दोगे 10 की, यानी कि आपकी जेब से नेट कितना गया? 90,000 रुपए। 1,00,000 गए, 5 साल बाद 10 आ जाएंगे, तो आपकी जेब से नेट कितना जा रहा है? 1,00,000 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना मेरे बेटा जी? 90,000 रुपए जा रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? मैंने बोला ये 90,000 क्या है? ये पूरी लाइफ का, होल लाइफ डेप्रिसिएशन है, एसेट की पूरी जिंदगी का डेप्रिसिएशन है। बेटा बोलो हाँ या ना? यानी कि हमें क्या करना है? देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। हमें क्या करना है? इस एसेट को, इस डेप्रिसिएशन को हमें इन 5 सालों में एलोकेट करना है। 1 2 3 4, धक्का दिया, गेम स्टार्ट। क्लियर है? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसकी लाइफ में देखो एलोकेट कर देना, बांट देना ही क्या कहलाता है मेरे बेटे जी? डेप्रिसिएशन कहलाता है। लेकिन बांटना कैसे है? सिस्टमैटिक मैनर, एक सही ढंग से, एक सही रूप से, यानी कि एक सही मेथड का यूज करना जिससे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाए। हमने ये सीखा था लास्ट टाइम। यानी कि एक बार सीखना मेरे बेटा जी, एक बार सीखना, यानी कि हमने सीखा था ये जो कॉस्ट है, ये जो लाइफ है और ये जो स्क्रैप वैल्यू है, अगर ये 3 फैक्टर हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। यानी कि हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने लास्ट टाइम में सीख लिया था फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं? 3, कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है? कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? चले मेरे बेटा जी, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई पूछे कि तुम्हें एसेट कितने की बदी पड़ी तो तुम बता पाओगे? ठीक है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एसेट की लाइफ कितनी है तो बता पाओगे? नहीं। इसलिए आपको लाइफ पर क्या लगाना पड़ेगा? अनुमान लगाना पड़ेगा, दैट इज एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। कोई मैं आपसे पूछे क्या 5 साल बाद एसेट को बेच दोगे, कितनी की बेच दोगे, बता पाओगे? आप नहीं बता सकते। इसलिए हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। यानी कि लाइफ और स्क्वायर वैल्यू हमारे पास एस्टिमेटेड होती है, कॉस्ट एस्टिमेटेड नहीं होती। लेकिन याद रखना, अगर आप एस्टिमेशन नहीं लगा पाओगे तो आप डेप्रिसिएशन भी नहीं निकाल पाओगे। फिर मन में एक सवाल आता होगा, मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि वाई वी नीड वाई वी नीड टू कैलकुलेट वाई वी नीड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की नीड ही क्यों है? मतलब हम सीख ही क्यों रहे हैं? आपने पूरी बात कर दी, चलो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब बता दिया। अब ये नहीं बताया हमें जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन की, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही क्यों रहे हैं? मेरे बेटा, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने, मैं फिर वहीं पे जाता हूँ जहां मैं लेके गया था तुम्हें। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या था मेरे बेटे जी? मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद है जब तुम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहां पर फॉलो होता था? जब तुम 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। क्लियर ही नहीं है? फॉर द ईयर एंडेड करके लिखते थे, नहीं लिखते थे? ये होती थी डेबिट साइड,
ये होती थी तुम्हारी क्रेडिट साइड। तुम क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? जो भी इनकम होती थी वो लिखते थे। तुम डेबिट साइड में क्या लिखते थे? जो भी खर्चा होता था, ठीक है ना, वो लिखते थे। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? जो भी इनकम होती थी वो लिखते थे, जो भी खर्चा होता था तुम वो लिखते थे। यही होता था नहीं होता था मेरे बेटे जी? यही पर ही मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। अगर आप 2011 और 12 का पीएनएल अकाउंट बना रहे हो तो 11-12 की इनकम होती थी और 11-12 की खर्चे होते थे। दैट मीन्स योर इनकम मैच विथ योर एक्सपेंस रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब किसी समय से रिलेटेड ही इनकम होती थी और किसी समय से रिलेटेड ही एक्सपेंस होता था। या फिर यूं कह लो, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था कि आप खाली उन्हीं खर्चों को दिखाओगे जो तुम्हारी इनकम को कमाने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि एक्सपेंस और इनकम क्या करते थे? एक ही समय के होते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, तो उसी समय का तुम क्या निकालते थे? प्रॉफिट या लॉस निकालते थे। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? चलो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। मान लो मेरे बेटा, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे बेटा, ये क्या है भैया? ये क्या है? ये बेटा मान लो ये है ट्रक, ये है ट्रक। क्लियर है? ये ट्रक है। बात क्लियर हो गई? क्या ये बेटा जी? ये ट्रक है। आई बस में नहीं आई? ठीक है, अब ये ट्रक है। एक मिनट में जरा मैं अपने मोबाइल को साइलेंट कर दूं मेरे बच्चों। साइलेंट का ऑप्शन पता ना कहाँ है यार, मोबाइल चलाने बड़े कम आते मुझे। बेटा साइलेंट का ऑप्शन देख के मुझे जरा कर दो साइलेंट। हाँ जी, ठीक है। मान लो ये ट्रक है ना, और किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ट्रक खरीदा है। सपोज 10 लाख रुपए का ट्रक है ये मेरे बेटा। कितने रुपए का ट्रक है मेरे बेटा जी? 10 लाख। क्लियर ही नहीं है? 10 लाख रुपए का ट्रक है। तो ये ट्रक क्या हो गया? ट्रक क्या हो गया मेरे बेटे जी? ये एक कंपनी की एसेट हो गई, ट्रांसपोर्ट कंपनी की एसेट हो गई। इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन। क्या लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताना, आप सभी ने एक बात सीखी हुई है कि दो तरह के खर्चे होते हैं। 11th क्लास में सीखा होगा। अगर 11th क्लास में नहीं सीखा तो अभी मौका है पाप धोने का, फिर पाप धोने का मौका ना मिलने का है, सीख लो। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते थे मेरे बेटे जी। एक होता है मेरे बेटे जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है मेरे बेटे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। जोर से बोलो। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता था मेरे बेटे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरी बात इतनी क्लियर हो रही है? रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? चलो जी, अब क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते थे? वो खर्चे जो बार बार होते हैं, यानी कि वो खर्चे जो मटेरियल नहीं होते, जो बार बार होते हैं, उन्हें तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो और तुम उन्हें पीएनएल अकाउंट में क्या करते हो? डेबिट करते हो। क्या करते हो? पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो। मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन कैपिटल खर्चे कौन से होते हैं मेरे बेटा जी? कैपिटल खर्चे मेरे बेटा वो खर्चे होते हैं जो आप एक बार करते हो और लंबे समय बाद रिपीट करोगे, मतलब वो लगातार नहीं होते। जैसे कि जितनी भी तुम्हारी एसेट होती है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, ये सब क्या है? तुम्हारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बात क्लियर हो गई? मतलब जितनी भी फ्रीज एसेट्स होती है ना मेरे बेटे जी, वो सब यहाँ पर आती है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि फ्रीज एसेट के अंदर भी दो तरीके के पार्ट हो जाते हैं। एक होता है डेप्रिशिएबल जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, और एक होता है नॉन डेप्रिशिएबल जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। फिलहाल तो हम किसकी बात कर रहे हैं? खाली डेप्रिशिएबल की बात करेंगे। अब मैं आप सभी से पूछता हूँ कि जो ट्रक खरीदा है हमने, जो ये ट्रक खरीदा है, जो हमारी एसेट है, ये हमारी डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल है? डेप्रिशिएबल है, क्योंकि डेप्रिशिएबल को प्रूफ करने के लिए मैंने 3 कंडीशनें बताई थी तुम्हें। क्या? एसेट खरीदी, इसकी लाइफ लिमिटेड है? लिमिटेड है, एक समय के बाद बेकार हो जाएगी। क्या हम इसे 1 साल से ज्यादा यूज करेंगे? करेंगे। क्या हम इसे अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई? डेप्रिशिएबल एसेट। यानी कि ट्रक हमारा डेप्रिशिएबल एसेट हो गई, जिसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। ये प्रूफ हो चुका है। अब मुझे इतना बताना, मुझे सिर्फ इतना बताना, मैंने मान लिया ये ट्रक जो है मैंने आज खरीदा है 10 लाख रुपए का। ये बात क्लियर हो गई? और मान लो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 मान लेता हूं मैं, और ये ट्रक मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने साल तक यूज करने वाला हूँ मेरे बेटे जी? मैं 10 साल तक यूज करने वाला हूँ। फिर बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? मुझे सिर्फ इतना बताना मेरे बेटा जी, 10 साल तक यूज करने वाला हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी, तो आप सभी ने बोला था डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है पूरी जिंदगी का डेप। कैसे निकालते थे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यानी कि
कॉस्ट है 10 लाख और स्क्रैप वैल्यू हो गई 0, यानी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी निकली 10 लाख। बोलो हाँ या ना। यूं समझो कि 10 लाख की एसेट खरीदी और आखिर में इसकी वैल्यू 0 मान ली हमने, यानी कि पूरी 10 लाख रुपए का ये ट्रक हमने 10 सालों में कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया 10 सालों में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने 10 ईयर्स में कितना कंज्यूम कर लिया, 10 लाख कंज्यूम कर लिया, तो अगर मैं बोलूंगा एक ईयर की कंजम्पशन बता दो खाली एक ईयर की, तो तुम क्या बोलोगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है? कितना बेटा मेरे बेटा जी ये 1 लाख। कितना बेटा 1 लाख। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि 10 लाख रुपए की एसेट है, 10 साल तक यूज करा, इनकी हर साल कितना यूज कर लिया, 1 लाख रुपए यूज कर लिया। बोलो हाँ या ना। इनकी इस साल भी 1 लाख रुपए, इस साल भी 1 लाख रुपए, इस साल भी 1 लाख, 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 1 लाख। चेक कर लो पूरा 10 लाख हो गया। बोलो हाँ या ना। आओ अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम हर साल क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाते हो। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, हर साल तुम पीएनएल अलग अलग बनाते हो। से यस और नो, जल्दी बोलो हाँ या ना। हर साल पीएनएल अलग बनता है नहीं बनता है मेरे बेटा? बनता है ना। क्लियर है? और तुम हर साल के पीएनएल में, ये तुमने 11th में सीखा हुआ है, हर साल तुम पीएनएल में 1-1 लाख रुपए क्या करते हो, डेप 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 के नाम के खर्चा मान के पीएनएल में डेबिट करते हो। बेटा मेरे बेटा बोलो हाँ या ना। क्यों करते हो डेबिट? मैं रीजन दे रहा हूँ क्यों करते हो डेबिट। हर साल खर्चा मान के तुम मेरे डेप मान के डेबिट करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुमने हर साल ट्रक को यूज करा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? ट्रक को यूज करा है, हर साल कितना यूज करा है, 1-1 लाख रुपए का यूज करा है। बोलो हाँ या ना। हाँ, यानी कि मुझे इतना बताओ, क्या ट्रक जो है, ट्रक की जो कॉस्ट है 10 लाख रुपए, हर साल अगर तुम 1 लाख यूज कर रहे हो, तो वो 1 लाख क्या है तुम्हारे लिए, एक तरीके से खर्चा, और ऐसा खर्चा है जो तुम्हें इनकम कमाने में हेल्प कर रहा है। बेटा बोलो हाँ या ना। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि डेप्रिसिएशन भी एक हमारा खर्चा है, और जब तक, और जो हमें इनकम कमाने में हेल्प करता है, और अगर हम इसे नहीं दिखाएंगे अपने पीएनएल में खर्चा मान के, तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए हर साल का डेप कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने यहाँ पे मोटा मोटी 1-1 लाख रुपए कैलकुलेट कर दिए। क्लियर है ये नहीं है? बेटा बोलो हाँ या ना। अब देखो एक चीज समझाता हूँ, ये जो 10 लाख रुपए आपने खर्च करे, आपने खर्चे तो आज कर दिए, आज का हुआ 0 पीरियड में। बोलो हाँ या ना। आज 10 लाख खर्च कर दिए, ये क्या कहलाया मेरे बेटा जी, ये कहलाया तुम्हारा कैपिटल खर्चा। क्या कहलाया मेरे बेटा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा बोलो हाँ या ना। कहलाया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जल्दी बोलो यस और नो। कहलाया। और तुमने इस 10 लाख के खर्चे को क्या करा, हर साल में डिवाइड कर दिया, ऐसा ही है, एलोकेट कर दिया, ये सिखाया था, एंड सो ऑन आगे देख लेना। एलोकेट कर दिया। तो आप पता है एलोकेट करने वाला क्या है, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को पता क्या कर रहे हो, एक तरीके से बताओ क्या कर रहे हो, इसे धीरे धीरे क्या कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तब्दील कर रहे हो। आया या नहीं आया? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो हर साल हो रहा है, एक 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 रेवेन्यू। लेकिन 1-1 लाख रुपए आ कहां से रहे हैं, 10 लाख रुपए निकल निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग पता है क्या है, इतने बड़े कैपिटल खर्चे को तुम एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें कई सालों में यूज करना पड़ेगा। बेटा बोलो हाँ या ना। तो तुमने क्या करा, इतने बड़े खर्चे को कई सालों में एलोकेट कर दिया, यानी कि कैपिटल खर्चे को कई सालों में एलोकेट कर दिया, रेवेन्यू बना दिया उसे धीरे 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 धीरे। हाँ या ना। क्लियर है ही नहीं है? क्योंकि कैपिटल खर्चा तुम्हें हर साल बेनिफिट दे रहा है, और हर साल जितना बेनिफिट दे रहा है उतना ही तुमने खर्चा मान के दिखाया, पीएनएल में खर्चा मान के डेबिट करा। क्लियर है या नहीं है? आई बात समझ में या नहीं आई? ये है एक्चुअल मीनिंग कैपिटल एक्सपेंस का। लेकिन ऐसा एक पॉइंट हमने सीखा था, हमें याद आ रहा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है, कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हो जाते हैं पैदा, है नहीं है? आपने पढ़ा था एक टर्म, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो तुम्हें मिलता था, वो मिलता था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। मिलता था नहीं मिलता था? मोस्ट प्रोबेबली आंसर ये मिलता था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। मैंने 11th के अंदर ना कटरीना कैफ को नचाया था विजय माल्या के आगे। क्लियर ही नहीं है कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला था, मान के चलो अब विजय माल्या तो बेचारा विजय मान लिया और भाग लिया, विजय मान लिया और भाग लिया। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ ये ना। लेकिन इसलिए अब जो बंदा भाग लिया उसे में मतलब नहीं है। अब एक काम करते हैं, शाहरुख खान के आगे नचाते हैं
दीपिका पादुकोण को, क्लियर है ये नहीं है, आई बस अभी नहीं। अब देखो शाहरुख खान है, शाहरुख खान की टीम है आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब भैया शाहरुख खान ने बोला दीपिका पादुकोण से नाचेगी, तो फिर दीपिका पादुकोण बोलती नाचूंगी, व्हाट डू यू मीन मैं नाचूंगी, क्लियर है नहीं है, ऑफ कोर्स नाचूंगी, क्लियर है नहीं है। लेकिन देख ले भैया दीपिका पादुकोण किसकी वाइफ है, रणवीर सिंह की, है ना। चलो छोड़ो भाड़ में आंदू से, फिलहाल दीपिका पादुकोण नाचने के रेडी हो गई। तो भैया शाहरुख खान ने बोला कितने रुपए लेगी, उन्होंने बोला 10 करोड़, क्लियर, 10 करोड़ तो उससे रुपए दिए, 5 करोड़ का गाना बना, 15 करोड़ रुपए खर्च करे गए थे। लेकिन मैंने आपसे पूछा था ये गाना टीवी पे 5 साल तक चलेगा, 1 2 3 4 5 साल तक चलने वाला है। तो यानी कि जो 15 करोड़ रुपए शाहरुख खान ने खर्च करे हैं वो किसी 1 साल के लिए नहीं करे, 5 साल के लिए करे हैं। बेटा बोलो हाँ या ना। तो हमने ये बात सीखी थी कि आप क्या करोगे, आपने खर्चा तो करा 15 करोड़ का, ठीक है, और एसेट देखो, तो 5 साल में जब डिवाइड करोगे तो हर साल 3-3 करोड़ रुपए डिवाइड कर दोगे, हाँ है ना। जबकि खर्चा कितना करा तुमने 15 करोड़ का, तो खर्चा कितना दिखाया 3, एसेट दिखाओगे 12, बैलेंस शीट की एसेट में, जिसे हम एडवर्टीज में सस्पेंस कहते थे, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे के नाम से, हाँ है ना। या फिर अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ रखी है तो एसेट में नॉन करंट एसेट में अदर नॉन करंट के स्लैब में चला जाता था। फिर 12 में से 3 इधर गए तो इधर बच जाते थे 9, 9 में से 3 इधर गए बच गए 6, 6 में से फिर 3 इधर गए बच गए 3, फिर 3 इधर गए, पूरा खर्चा एलोकेट हो गया बढ़िया 5 सालों में। देख लो पूरे 5 सालों में बढ़ गया नहीं बढ़िया। तो ये तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना मेरे बेटा, हो तो ऐसा ही रहा है, मैकेनिज्म तो ऐसे ही काम कर रहा है कुल मिला के, कि जैसे मैंने डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे वाला ट्रीटमेंट लगाया हो। लेकिन मेरे बेटा अगर मन में यहाँ ये इसे तुम डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते, क्लियर है। डेप्रिसिएशन जो होता है ना मेरे बेटा जी, वो बकायदा लगता है डेप्रिशिएबल एसेट पे, और डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा एडवर्टीजमेंट जो है ये जो है ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट से हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है, और एडवर्टीजमेंट करने से हमें बेनिफिट मिलेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना ऑनलाइन क्लास को प्रमोट करना है, मैंने फेसबुक पे 50,000 रुपए लगा दिए फेसबुक में मैंने 50,000 रुपए लगा दिए, यूट्यूब पे 50,000 रुपए, जरूरी है कि मेरे पास बच्चा आएगा, गारंटी है क्या कि फेसबुक मुझे बच्चा देगा? फेसबुक मेरी मतलब मेरी बच्ची, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, फेसबुक बच्चा नहीं देता, मतलब वो कहते बच्चा दे देगा, क्लियर है ये नहीं है, आई बस में नहीं आई, क्लियर है ये नहीं है, आया नहीं आया ऐसे ही यूट्यूब डन है। तो डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे में अंतर समझना, ये एक्चुअली में डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन हाँ जो ट्रक है वो डेप्रिशिएबल एसेट है, उससे मैं नहीं लूंगा बेनिफिट, तो कोई तो लेगा, तो बेनिफिट तो क्लियर है, वो नहीं होना है, आई बस सही में नहीं आई, ठीक है। सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है, बट इस तरीके से मतलब एक तरीके से ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ये कैपिटल खर्चा नहीं है, डन है, आया, चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे तुम्हें समझाना था, ठीक है। नहीं तो ये पॉइंट नॉर्मली हमें समझाते भी नहीं है और दिमाग में भी नहीं आता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है मेरे बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इसे पढ़ना मेरे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में अंदर है, हालांकि ये वाली बात मैं डिस्कस कर चुका था। डेप्रिशिएबल जो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो डेप्रिशिएबल एसेट पे लगता है, और ऐसे एसेट जिनकी लाइफ का सिर्फ अनुमान लगाया जाता है उनके ऊपर, लेकिन जिनकी लाइफ, जिन एसेट की लाइफ मुझे पहले से पता है उनके ऊपर क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन, बोलो हाँ या ना। इफ लाइफ ऑफ एसेट प्री डिटरमाइंड देन रिडक्शन इन वैल्यू कॉल्ड एज अमोर्टाइजिंग, वही ना, लाइफ पहले से पता है, कोई पूछेगा लाइफ पहले से पता है तो क्या बोलोगे, द अमोर्टाइजेशन। इफ लाइफ ऑफ एसेट इज एस्टिमेटेड देन रिडक्शन इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, मतलब अगर एसेट की वैल्यू घट रही है और लाइफ पहले से फिक्स थी तो अमोर्टाइजेशन, और एसेट की लाइफ घट रही है बट लाइफ फिक्स नहीं एस्टिमेटेड है तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। बात क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट टर्म्स कवर अंडर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर खाली डेप्रिसिएशन कवर नहीं होता मेरे बेटे जी, ये बात समझ लेना मेरे बेटा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर खाली डेप्रिसिएशन कवर नहीं होता मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन कवर नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग कवर 3 टर्म्स जो दिखने में बिल्कुल डेप्रिसिएशन जैसे हैं, 3 टर्म्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन कवर 3 टर्म्स, एक है, एक तो खुद डेप्रिसिएशन है वो वर्ड कवर हो रहा है, बोलो हाँ या ना,
एक है एमोर्टाइजेशन जिसे मैंने आपको सिखा दिया है, और एक है डिप्लीशन। अरे 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 डिप्लीशन, क्लियर है? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, ये क्या है? देखो डेप्रिसिएशन के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से फटाफट पढ़ लो। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड with reference to tangible fixed asset because the permanent continuing and gradual fall in the book value is possible only in case of fixed asset। खाली फिक्स एसेट के केस में एसेट की वैल्यू डाउन होती है, और टेंजिबल एसेट मतलब जो डेप्रिसिएशन लगता है वो टेंजिबल पे और फिक्स एसेट पे लगता है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो टेंजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। टेंजिबल समझते हो ना, जो नजर आती है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? टेंजिबल। जबकि अमोर्टाइजेशन का लगता है, द टर्म अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, लीज होल्ड, है ना, गुडविल, which are recorded at cost. Some intangible assets have limited useful life and are therefore written off. The process of their written off is called amortization। यानी कि कुछ इंटेंजिबल एसेट की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, हमने कोई दवाइयों का लाइसेंस ले लिया, दवाइयों का लाइसेंस हर साल रिन्यू, मतलब हर 10 साल में अगर हमें रिन्यू करवाना है, तो यानी कि अगर आज हम दवाई का लाइसेंस 1 लाख रुपए का ले रहे हैं तो वो 10 साल के लिए मिल रहा है। यानी कि एक लाइसेंस की लाइफ कितनी है? 10 साल, पहले से कंफर्म्ड है 10 साल, 10 साल बाद दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा। यानी कि हर साल का 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो 10 साल के लिए, यानी कि हर साल का खर्चा कितना बैठ गया? 1 लाख बटे 10 साल इज इक्वल टू 10,000 रुपए हर साल। 10,000 उसकी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, इंटेंजिबल एसेट है, क्लियर है? जिसे तुम क्या बोलोगे? अमोर्टाइजेशन। आया? कोई बात नई बात नहीं है, आ जाओ। नाउ व्हाट इज डिप्लीशन? डिप्लीशन के बारे में पहले बताता हूँ। जहां डिप्लीशन वर्ड उन एसेट्स पे यूज होता है या उन जमीनों पर लगता है या उन जगहों पर लगता है जहां पर आप मिनरल्स निकालते हो, जहां पर आप मिनरल्स निकालते हो। देखो, द टर्म डिप्लीशन इज यूज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ वेस्टिंग एसेट सच एज माइन, ऑयल वेल्स, टिम्बर ट्रीज एसेट्रा। क्लियर है नहीं है? एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे बेटा जी, देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इन बच्चों से पूछूं यू क्या है, यू बताओ यू क्या है? क्या ये? कह रहे कुछ भी, कह रहे कुछ भी है, ये कुछ भी, ये जमीन है। दिख ना रही तुम्हें? क्लियर है? ये क्या है फिर? ये क्या है? मिट्टी। ये जमीन का निचला स्तर है, ठीक है? यहाँ मिट्टी मिलेगी आपको, क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहां से मिनरल्स हमें पता लगा खुफिया तरीके से कि इस जमीन के नीचे क्या है? मिनरल्स हैं। भैया मिनरल्स तो लिमिटेड ही होंगे, कुदरत ने भर तो नहीं रखे, मिनरल्स हैं, लिमिटेड है, क्लियर ही नहीं है? अब क्या करा भैया, हमारी भारत सरकार ने खुदाई करनी शुरू कर दी। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान के चलो भारत सरकार से भी खुदाई करने वाला एक बंदा, मतलब भारत सरकार से मैंने ले ली जमीन, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं निकालूंगा मिनरल्स, मुझे दे दो, तो मैंने भारत सरकार को इस जमीन के 1 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 1 करोड़ रुपए दिए। कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। मतलब मैं इस जमीन का मालिक बन चुका हूँ 1 करोड़ रुपए देके। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। लीज होल्ड लैंड जिसे हम कहते थे, लीज होल्ड लैंड। लेकिन अब कहने को लीज होल्ड लैंड पे तो डेप लगता है, बट ये लीज होल्ड लैंड अलग तरीके से है, क्योंकि इस जमीन का जो यूज होगा वो खुदाई के पर्पज से यूज होगा। बोलो हाँ या ना? मिनरल्स निकालने के लिए यूज होगा। बोलो हाँ या ना? जैसे जैसे देखो, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, जैसे जैसे मिनरल्स निकलते रहेंगे, क्लियर ही नहीं है, इसके ऊपर डेप उतना लगता रहेगा। क्लियर ही नहीं है? अब यहाँ डेप ना बोल के क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? डिप्लीशन कहते हैं। कह देते हैं वर्ड डिप्लीशन वर्ड कहते हैं। क्लियर? जितने ज्यादा मिनरल्स निकलेंगे उतना ज्यादा डेप्थ लगेगा। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन कब तक लगेगा? सिर्फ 10 सालों तक, ये गारंटी है। 10वें साल तक जितना मिनरल्स निकाल लिया उतना डेप्थ लगा लिया, उतना डिप्लीशन हो गया। उसके बाद सारा अगर मतलब कॉस्ट कवर होगी तो हो गई, और नहीं हुई तो नहीं हुई। ये रिस्क है। आया? क्लियर है? आई बस अभी नहीं है, मतलब 10 साल के अंदर तुम्हें 1 करोड़ रुपए कवर करने हैं, तो तुम्हें 1 करोड़ से ऊपर के क्या निकालने पड़ेंगे? मिनरल्स निकालने पड़ेंगे। हाँ ये ना? तभी तो तुम्हारी 1 करोड़ कवर होगा, तुम प्रॉफिट कमा पाओगे। कवर हो गए तो तुम प्रॉफिट में, और नहीं हुए तो तुम लॉस में रहोगे। मोटा मोटी बात बता दी मैंने आपको, डिप्लीशन का मैंने मीनिंग बता दिया आपको। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो गई?
फिर देखो ये वाली बात मैंने अभी समझाई। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट डेप्रिसिएशन मींस एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवरी ईयर। ये बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बांटना रेवेन्यू मिला के हर साल, क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। फिर पढ़ो अलग, ये सारी बातें पढ़वा जो सिर्फ पढ़वा रहा हूँ, बोल चुका हूँ मैं सारी बातें 3 लेक्चर के अंदर। एन एंटिटी कैन अडॉप्ट मोर देन वन डेप्रिसिएशन मेथड फॉर डिफरेंट एसेट, एग्जांपल एसएलएम मेथड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड डब्ल्यूडी मेथड फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा जी, कहने का मतलब है कई बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, क्या एक कंपनी, एक एंटिटी, एक बिजनेस एक से ज्यादा डेप्रिसिएशन के मेथड यूज कर सकता है? ये कहा जाता है कि सेम एसेट पे एक लगाओ, डिफरेंट एसेट पे आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। मेरी बात इतनी क्लियर हो रही है? डेप्रिसिएशन यूज करो, जैसे मैंने बोला ना, लैंड एंड बिल्डिंग पे अलग मेथड लगा लिया और प्लांट एंड मशीनरी पे अलग मेथड लगा लिया। यहाँ लगा दिया हमने एसएलएम, वहां लगा दिया हमने डब्ल्यूडीवी। अलग एसेट पे अलग डेप लगा सकते हो। जैसे कि एक ऐसा भी पॉइंट है, लेकिन अगर हम पे 2 लैंड है तो लैंड पर आपने पहले क्या सेलेक्ट कर एसएलएम लगाया। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक लैंड पे एसएलएम लगा रहे हो, दूसरी लैंड पे डब्ल्यूडीवी लगा रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। मेरी बात क्लियर हो रही है? एक लैंड एंड बिल्डिंग पे एसएलएम और एक लैंड एंड बिल्डिंग पे डब्ल्यूडीवी, ऐसे नहीं कर सकते। नेचर में एसेट अलग हो जानी चाहिए, सेम नेचर पे सेम एप्लीकेशन होगी। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? सेम नेचर ऑफ एसेट पे से एक ही मेथड अप्लाई होगा, अलग मेथड अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है नहीं है? हाँ, नेचर चेंज हो गया भाई, कहाँ लैंड बिल्डिंग और कहाँ प्लांट मशीनरी, तो डेप का मेथड चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया? नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ अमाउंट ऑफ एसेट in is immaterial for entity, then all amount of such asset will be transferred to P&L account and there will be no requirement to charge depreciation for such asset. ये important point है, ये पूछा जा सकता है। याद रखना, जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटा ये काम की बात है। मेरे बेटा छुपाने को छुपा ले, लेकिन पढ़ाने को मैं वैसे पढ़ा दूं जैसे 11वीं के अंदर पढ़ाते हैं। मेरे 11वीं के लेक्चर्स देखे ना, बहुत अलग होते हैं, क्लियर ही नहीं है। बट ये मेथड बिल्कुल मतलब यहाँ और यहाँ लेक्चर मेरे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मुझे डेप्थ नॉलेज देनी है आपको हर एक सिंगल बात की। बात क्लियर हो गई? क्या लिखा है? इफ अमाउंट ऑफ एसेट इज इमटेरियल। अब देखो ऑब्वियसली बात है, मैं एक एग्जांपल दे दूं। मैं फिर मेरे आगे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ यू क्या है? ये क्या है? बताओ ना क्या है? हैं? क्या बात है? हमारा ये जो एक बच्चा बैठा है उसने बोला ये व्हाइट बोर्ड है। ऐसे उसने व्हाइट बोर्ड बोला नहीं, उन्हें बोर्ड बोला है, लेकिन चलो शाबाशी देते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है, मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है ये नहीं है? और ये व्हाइट बोर्ड मुझे, ये 8x4 का व्हाइट बोर्ड है, 8x4 का व्हाइट बोर्ड है, और ये मुझे 2,000 रुपये का पड़ा है। कितने रुपए का पड़ा है मेरे बेटा जी? 2,000 रुपये का पड़ा है, क्लियर है ये नहीं है? अब देखा जाए तो ये डेप्रिशिएबल एसेट है, लगा लो इसके ऊपर वो कर लो, चार्ज कर लो। कंडीशन है, क्या बिजनेस में यूज हो रहा है? हो रहा है। लिमिटेड लाइफ है? लिमिटेड लाइफ है। हाँ है ना? लंबे समय तक यूज करूंगा, 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा करूंगा। कैन भी डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन देखो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 2,000 रुपये। अरे भैया मेरे यहाँ तो एम्प्लॉय जो बैठता है ना, जो महीने सैलरी लेता है, वही 20-20 हज़ार रुपये की सैलरी उठा लेता है। बोलो हाँ है ना? क्लियर है ही नहीं है? तो 2,000 रुपये कोई कीमत रखते हैं? कोई कीमत नहीं रखते। दैट इज, आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियल और इमटेरियल, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। और मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर 2 बातें बताई जाती हैं। एक बताया जाता है वो मटेरियलिटी के बारे में, कहते हैं जो ट्रांजेक्शन मटेरियल है उसे तुम एसेट मानोगे और डेप लगाओगे, और जो इमटेरियल है उसे तुम खर्चा मानोगे और पीएनएल में डेबिट कर दोगे। क्लियर है ये नहीं है? ये याद रखना मेरे बेटा जी। जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया ना आपको कि खर्चे 2 होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो बार बार होते हैं, और कैपिटल वो होते हैं जो वन टाइम होते हैं और लंबे समय के बाद रिपीट होंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पता लगाने का एक और मेथड भी है, मटेरियलिटी और इमटेरियल। कुछ खर्चे दिखने में तो कैसे होते हैं? दिखने में तो दिखने में होते हैं बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे। कैसे होते हैं? कैपिटल। लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो इतनी कम होती है कि उस वैल्यू से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मेरा व्हाइट बोर्ड पहले दिन टूट जाता है ना, तो मैं अगले दिन दूसरा व्हाइट बोर्ड लाके खड़ा करता हूँ, क्योंकि वो इतना महंगा नहीं है। एक सिंपल व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, एक सिंपल व्हाइट बोर्ड है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हुई? तो कहने को व्हाइट बोर्ड क्या है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर डेप लगना चाहिए, बट उसकी वैल्यू इतनी है ही नहीं। बोलो हाँ ये ना? तो मुझसे क्या मान लेते हैं बेसिकली
रेवेन्यू खर्चा मान के पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? तो इसे कहते हैं कि अगर कोई ऐसी एसेट है जो दिखने में डेप्रिशिएबल है, दिखने में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर डेप लगना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, मतलब उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए क्या है? इममटीरियल है। क्या रखना? इममटीरियल। इममटीरियलिटी जो होती है हर बंदे के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। किसी के लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है और किसी के लिए 10 करोड़ भी बहुत कम है। इममटीरियलिटी पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी चेंज होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, अगर कोई ऐसी एसेट है जो दिखने में कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग सकता है, लेकिन वो हमारे लिए इममटीरियल है। इममटीरियल वर्ड यूज करा है मैंने, ये नहीं बोला कि उसकी अमाउंट बहुत छोटी है, अमाउंट बहुत बड़ी है। अमाउंट बड़ी छोटी पूरे अकाउंट में कहीं डिफाइन नहीं है। अकाउंट में क्या डिफाइन है? खाली मटेरियलिटी और इममटेरियलिटी। तो वो एसेट हम, उसकी अमाउंट हमारे लिए इममटीरियल है। क्या है? इममटीरियल। उसके अमाउंट में फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम पहले साल ही क्या करते हैं? उसे 100% ये मान लो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और पूरा पूरा पीएनएल में खर्चा मान के डेबिट कर देते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इनकी पहले साल ही 100% डेप, ये बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, एसेट माना ही नहीं जाएगा। आया या नहीं आया? ये बातें क्या पढ़ी थी 11th में? नहीं पढ़ी थी। पढ़ाते तो कालाक्षर बहस बराबर रहता, क्या पढ़ा दिया। लेकिन अभी तुम्हारी मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। ग्रेजुएशन नहीं करने बैठे, बीबीए करने नहीं बैठे तुम। बात क्लियर हो गई? आई भाई समझ में नहीं आई? एंड द लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन देने के कितने ऑब्जेक्ट है? लास्ट पॉइंट है, अभी और भी है, 2 पॉइंट और है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देने के हमारे क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्वियसली बात है, ट्रू परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब एक सही प्रॉफिट या सही लॉस, एक सही परफॉर्मेंस पता लगाने में मदद करता है। जब खर्चा दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को, तो सही प्रॉफिट सही लॉस पता लगेगा और सही डेप्रिसिएशन निकल के सामने आएगा। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे हमें ये पता रहता है कि एक्चुअल हमारी एसेट, हमारी वर्थ कितनी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे पैसों में वैल्यू क्या है, वो पता रहता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, जब मैंने कोई एसेट खरीदी है तो एक समय के बाद मुझे दोबारा एसेट भी खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे घर में कोई स्कूटी आई है तो पापा भी चलाएंगे, तुम भी चलाओगे, बेटा भी, पापा का पोता भी चलाएगा, है ना, पड़पोता भी चलाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होने वाला। पुश्ते नहीं चलाती। अगर एक आज स्कूटी खरीदी है, सपोज 1 लाख रुपए की, और वो 10 साल के लिए खरीदी गई है, तो आप सभी को पता है कि वो 10 साल बाद दोबारा की स्कूटी खरीदनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? तो टेक्निकली कंपनीज के अंदर, घरों में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपनीज के अंदर ये चीजें बड़ी होती हैं कि जैसे जैसे वो एसेट की वैल्यू कम होती रहती है ना, तो जितनी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उतना एक जगह फंड इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे जितना आज डेप लगा 1 लाख रुपए का, तो उतना पैसा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि 1 लाख रुपए आने वाले टाइम में चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 10 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, एक पुरानी मशीन यूज भी कर ली, रुपए भी इकट्ठे कर लिए, और नई मशीन खरीद लेंगे 10 साल बाद। क्लियर ही नहीं है? मतलब फंड को जोड़ने में, मतलब हमें बताता है कि हर साल जितना डेप लगा रहे हो उतना पैसा इकट्ठा भी करो आने वाली मशीन के लिए, पहले से अलर्ट रहो। क्लियर है ही नहीं है? आगे, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉइंट क्लियर है कि ऑब्वियस बात है, हम जो सामान बनाते हैं, जो गुड्स देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, एक सही कॉस्ट को निकालने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर ही नहीं है? अगर आपके हाथ में कोई पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, तो उसको एक मशीन के थ्रू बनाया जाए और मशीन के ऊपर क्या लगा होगा? डेप। तो आप पता है, जिस कंपनी से आपने वो पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, रजिस्टर खरीदा है, उसको आपने उस डेप्रिसिएशन का पैसा भी भरा है उस प्रोडक्ट के अंदर ही। क्लियर है ये नहीं है? आया? आगे क्या लिखा है मेरे बेटे जी? डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश। ये इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश है। हालांकि आपने कक्षा 12वीं में पढ़ लिया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि डेप्रिसिएशन के ऊपर, डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा और माना जाता है जिसमें कोई पैसा जाता नहीं है। इट मींस देयर इज नो आउटफ्लो फंड इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक अदर एक्सपेंस, सैलरी और रेंट। जैसे और खर्चों में पैसा जाता है, डेप्रिसिएशन में कोई पैसा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि डेप्रिसिएशन का सारा पैसा एक बार में चला जाता है जब तुम एसेट को खरीदते थे। क्लियर ही नहीं है? तो जिस टाइम तुम डेप्रिसिएशन लगाते हो उस टाइम नहीं जाता पैसा। क्लियर ही नहीं है? Now, by charging depreciation, an enterprise accumulate fund for replacement of asset. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। भैया हमें पता है कि आज एक एसेट खरीदी है तो भविष्य में हमें एक और एसेट खरीदनी पड़ेगी। भविष्य में आने वाला खर्चा है, तो जितना तुम डेप लगा रहे हो उतने ही बराबर की गुल्लक बना लो, उसके अंदर पैसा जोड़ना शुरू कर दो। प्रूडेंस प्रिंसिपल, समझदारी वाला प्रिंसिपल। फ्यूचर में आने वाले खर्चों को देखो, लॉसेस को देखो, लेकिन प्रॉफिट को, एसेट्स को, खुशियों को मत देखो।
क्या मेरी बात इतनी बात क्लियर हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज डिफाइंड अंडर AS6, इसी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है. रिवाइज, there is no correspondence in AS, IAS, IFRS, especially for depreciation, but it is concluded in Ind AS 12. ये Ind AS 12 में या IAS 12 में डिफाइन किया गया है. मतलब Ind AS में, IFRS में, IAS को ले में AS का कोई स्पेशल डेप्रिसिएशन का कोई अलग से Ind AS नहीं है. क्लियर है? लेकिन डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को Ind AS 12 में और IAS में डिफाइन किया गया है. सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बनाया गया था इसका, इंडिया में स्पेशली. इंटरनेशनल लेवल पे इसका कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं था. क्लियर है? ये नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और ये है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. ये दिखने में एक जैसे लगते हैं वर्ड, लेकिन होते बड़े अलग अलग हैं. और फिर हमारी प्रैक्टिकल अप्रोचेस शुरू हो जाएंगी. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर समझ में आया होगा. इवन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 9953247851. कोई भी परेशानी है दोस्तों का शेयर करें इस वीडियो को. नॉलेज अच्छा मिलेगी और फुल कोर्स अपलोड होगा. ठीक है. आज के लिए धन्यवाद. सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत.